तो मूवी की शुरुआत एंडी और उसके ग्रुप से होती है, जिनके पास अपने आप को हील करने की और दोबारा जिंदा करने की सुपर पावर थी। और वो अपनी इसी सुपर पावर से पिछले हजारों सालों से इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। इनका ग्रुप कभी किसी एक क्लाइंट के साथ दो बार काम नहीं करता था, क्योंकि ऐसे इन लोगों के नजरों में आने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन ये लोग अब की बार अपना ही रूल तोड़ने लगे थे, क्योंकि मामला बहुत सारी लड़कियों की किडनैपिंग का था। अपने टारगेट की जगह पर पहुंचकर ये मिशन शुरू करने की तैयारी करते ही हैं कि उसी टाइम बहुत से गार्ड्स आकर उन्हें घेर लेते हैं और धड़ाधड़ शूट करके इन सब को मार दिया जाता है। पर कुछ ही देर बाद ये सब अपनी इमोर्टल पावर्स यानी मरकर दोबारा जिंदा होने वाली पावर्स की मदद से उठकर खड़े हो जाते हैं। और इस टाइम पर पता चलता है कि ये सब कॉपले यानी उस बंदे की चाल थी जिसने इनको ये मिशन दिया था। कॉपले को इनके पावर्स पर शक तब हुआ था जब लगभग 8 साल पहले इन्होंने कॉपले के लिए एक मिशन किया था, और बहुत तगड़ी फाइट के बाद भी इन सब को खराश तक नहीं आई थी। उसे अब इन लोगों की इमोर्टलिटी का सबूत चाहिए था, जो इसने ये प्लान बनाते हुए इन पर हमला करवा कर दोबारा जिंदा होने की इनकी वीडियो बनाकर हासिल भी कर लिया। एंडी ने भी कॉपले की चाल समझ ली थी और अब वो पछता रही थी। खैर, पता चलता है कि कॉपले के भी इरादे बुरे नहीं थे, वो बस अपनी वाइफ की जुदाई के गम से निकल नहीं पाया था, जिसकी कुछ ही अर्सा पहले मौत हुई है। वो इंसानों को अपनों की जुदाई के गम से बचाना चाहता है। अपनी वाइफ के मरने के बाद उसने फैसला किया कि वो किसी भी तरह लोगों को इमोर्टल बनाएगा, जिसके लिए उसने एक अमीर साइंटिस्ट और बहुत ही बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर के साथ हाथ मिलाया, जो भी उसी की तरह इंसानों की भलाई के लिए लोगों की उम्र बढ़ाने पर काम कर रहा था। कॉपले जब इन लोगों की वीडियो साइंटिस्ट को दिखाता है तो साइंटिस्ट भी शॉक रह जाता है। वो अब कॉपले से कहता है कि इन सभी इमोर्टल्स को मेरी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए किडनैप करवा लो। याद रहे कि कोई एक भी पीछे न बचे, और ये खबर हमारे कॉम्पिटिटर्स के हाथ तो बिल्कुल भी ना लगे, नहीं तो वो उनकी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सीन कट होकर हमें अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री ऑफिसर नाइल को दिखाया जाता है। अफगानिस्तान में ही एक टेररिस्ट को मारने के मिशन के दौरान नाइल वहाँ पर मर जाती है, और एक इमोर्टल होने की वजह से कुछ ही देर बाद वो जिंदा हो जाती है। उसके इस तरह से जिंदा होने की वजह से एंडी और उसके ग्रुप को एक नए इमोर्टल के इस दुनिया में होने का पता चल जाता है। वो जानते थे कि ये दुनिया इमोर्टल्स के लिए कितनी ज्यादा सालिम है, इसलिए एंडी का पूरा ग्रुप नाइल को ढूंढकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। अभी तक नाइल खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उसके अंदर इमोर्टल पावर्स आ गई हैं। वो कंफ्यूज थी कि वो जिंदा कैसे बच गई। नाइल के इस तरह से जिंदा होने की खबर यूएस मिलिट्री को जल्दी पता चल जाती है, और वो लोग नाइल पर एक्सपेरिमेंट्स करने का फैसला करते हुए नाइल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ही एंडी और उसकी टीम आकर नाइल को रेस्क्यू कर लेती है। ये लोग अपने रशियन फ्रेंड का एक प्लेन लेकर आए थे, जिसके जरिए ये लोग नाइल को अपनी सीक्रेट जगह फ्रांस में ले आए थे। प्लेन में भी एंडी ने नाइल को क्योंकि कुछ नहीं बताया था, इसलिए नाइल को ये लोग अपने लिए खतरा लग रहे थे। नाइल जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थी, वो एंडी से अपने बचाव के लिए लड़ती भी है, लेकिन एंडी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और ट्रेन थी। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद उसने नाइल को हरा दिया, और फिर उसे रिलैक्स करते हुए इन सब ने उसे उसके इमोर्टल होने की सुपर पावर के बारे में बताया। वो नाइल को ये भी बताते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम सब लोग ही इमोर्टल्स हैं, हमें मौत नहीं आती, हम लोग अपनी फैमिली से कई हजार साल ज्यादा जीते हैं, इसीलिए हमें अपने लोगों से अलग भी होना पड़ता है और बार बार अपनी पहचान भी छुपानी पड़ती है। ये सब लोग नाइल को अब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले एंडी, जिसकी उम्र इन सबसे ज्यादा बड़ी थी, वो सैकड़ों सालों से इंसानों को बचाने के और उनकी भलाई के लिए काम करती आ रही थी। वो बताती है कि मुझे याद नहीं कि मुझे ये पावर कब और कैसे मिली, लेकिन उसे जो अपनी सबसे पुरानी याद थी, उसमें उसे एक ग्रीक गॉडेस के रूप में पूजा जाता था। उस टाइम भी वो अकेले इमोर्टल नहीं थी, बल्कि क्वीन नामी एक और लड़की भी उसी की तरह इमोर्टल थी। इसलिए ये दोनों पार्टनर्स बन गए थे, हर बुराई को हराने का मिशन साथ किया करते थे। वक्त गुजरा और इन्हें एक तीसरा इमोर्टल भी मिला, लेकिन एंडी ने बताया कि जल्द ही उसने अपनी इमोर्टल पावर्स खो दी और वो मर गया। जिसका मतलब वो इन सबको बताती है कि ये इमोर्टल पावर्स इनके पास हमेशा के लिए नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त बिना किसी भी वार्निंग के उनसे ये पावर्स छीनी भी जा सकती हैं। फिर एंडी ने अपनी कहानी कंटिन्यू की और बताया कि फिर मैं और क्वीन सदियों बाद इंग्लैंड में कुछ औरतों को बचाने के मिशन के लिए गए, लेकिन कुछ क्रिश्चियंस के हाथों हम पकड़े गए, जिन्होंने हमें अपने रिचुअल को खराब होने की सजा पर फांसी पर लटका दिया। ये लोग जब अपनी इमोर्टल पावर्स की वजह से मरकर दोबारा जिंदा हुई, तो इनके समझाने के बावजूद सब लोगों ने इन्हें विच यानी जादूगरनी समझ लिया, और जादूगरनियों की बुराई से इस दुनिया को बचाने के लिए उन क्रिश्चियंस ने इन लोगों को लोहे के ताबूत में डालकर समुद्र में गिराने का फैसला किया। एंडी उस वक्त उन लोगों से बचकर मौका पाकर भाग गई, पर क्वीन को
ये गिराने में कामयाब हो गई और एंडी बहुत कोशिशों के बाद भी अपने साथी क्विन को ढूंढ नहीं पाई। खैर कुछ अरसा गुजरा और उसे ख्वाब के जरिए कुछ और इमोर्टल्स के इस दुनिया में होने की खबर हुई, जिसे उसने ढूंढ भी लिया और वो थे जोई और निकी। इन तीनों ने अपना ग्रुप बना लिया और दोबारा से एंडी के साथ मिलकर ये लोग बुराई से लड़ने लगे। 19th सेंचुरी में ये लोग फ्रांस में बुकर से मिले, जिसके पास भी इमोर्टल पावर्स थी। ये इमोर्टल पावर्स दरअसल इन लोगों के लिए कर्ज यानी श्राप था, जो उनके लिए मुसीबतें लाया करता था। पर एंडी ने इनके श्राप को उनकी ताकत और मकसद में बदल दिया और इस ग्रुप ने मिलकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को बचाने के लिए बहुत काम किया। खैर अब सीन्स प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ एंडी का ग्रुप अपना पास्ट नाहिल को बता रहे थे। एंडी नाहिल को समझाती है कि तुम्हारी पावर्स की वजह से तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती है। उनकी हिफाजत और भलाई के लिए तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। यहाँ रात में कॉपले इनकी इस खुफिया जगह पर हमला करवा देता है और गार्ड्स निकी और जो को किडनैप करके ले जाते हैं और बुकर को यहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो काफी देर तक जिंदा नहीं हुआ था उनके मारने के बावजूद। इसलिए उन सबको लगा कि वो एक आम इंसान है। इसी चर्च की दूसरी तरफ से एंडी को अपने हाइड आउट पर होने वाले हमले का पता चल चुका था। वो अपने सामने आने वाले हर गार्ड से बहुत अच्छा लड़ती है, किसी को अपनी तलवार से तो किसी को उनकी गन से ही वो मार डालती है। और जब तक चर्च के अंदर वापस आती है तो देखती है कि बुकर दोबारा जिंदा हो रहा था। इसी दौरान एंडी देखती है कि इस लड़ाई के दौरान उसे जितने भी जख्म आए थे अब उसके वो जख्म हील नहीं हो रहे थे, जिसका मतलब था कि उससे उसकी इमोर्टल पावर्स छीनी जा चुकी हैं। वो अभी ये बात नाइल और बुकर से छुपा लेती है और ये लोग अपने दोस्तों को बचाने के मिशन पर निकल जाते हैं। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से एक दूसरी खुफिया जगह पर चले जाते हैं। इन्हें किसी भी तरह अपने दोनों साथियों को भी ढूंढना था, जिसके लिए ये लोग प्लानिंग ही कर रहे थे। यहाँ पर बुकर नाइल से शेयर करता है कि उसने अपनी इमोर्टल पावर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा दुख सहे जब उसने अपनी फैमिली को छोड़ा। नाइल भी इसी दुख से गुजरने वाली थी, क्योंकि एंडी ने उसे कहा था कि तुम अपनी फैमिली में अपने मरने की खबर फैला दो। इधर ही हम एंडी और नाइल के दरमियान एक साइकिक कनेक्शन, एक माइंड का कनेक्शन देख पाते हैं। नाइल को हमेशा से क्विन के बारे में एक ख्वाब आया करता था कि वो पानी में डूब रही है और डूबती ही जा रही है, जैसे इमोर्टल्स को एक दूसरे के बारे में ख्वाब आते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी ख्वाब एंडी को नहीं आता था, जिस वजह से एंडी अपनी दोस्त क्विन को दोबारा हासिल नहीं कर पाई और वो आज तक इस गिल्ट में जी रही थी कि वो अपनी दोस्त को बचा नहीं पाई। इसी वजह से एंडी और नाइल का ये माइंड का कनेक्शन काफी बढ़ चुका था। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो और निकी, जिन्होंने अपने किडनैपर्स को मार दिया था, उन्हें फिर भी किसी तरह साइंटिस्ट के सामने लेकर आया जाता है। यहाँ पर ये लोग इन्हें बांध देते हैं, इन्हें टॉर्चर करते हैं और जबरदस्ती इनके ब्लड सैंपल्स और बॉडी के टिश्यूज हासिल कर लेते हैं। खैर अब दिखाया जाता है एंडी और नाइल के यूएस मिलिट्री की ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से कॉपले की जगह का पता चला लेते हैं और ये तीनों कॉपले पर हमला करने के लिए जाते हैं। कॉपले के घर के अंदर जाने से पहले नाइल एंडी से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगी, ये जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी हुई, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के पास लौट जाऊँ। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि एकदम से इन लोगों के ऊपर हमला हो गया। इन्होंने जब बैकफायर करने की कोशिश की तो इन्हें पता चला कि इनके गन्स काम ही नहीं कर रही थी और यहाँ एंडी को एक दुखिया खबर ये पता चलती है कि उन्हें धोखा देने वाला कॉपली नहीं बल्कि उनका अपना ही साथी बुकर था, जो कि कॉपली के साथ मिल चुका था। इसलिए बुकर ने इन सबको खाली वेपन्स दिए थे और वो कॉपली के साथ इसलिए मिल गया था क्योंकि वो अपनी इस इमोर्टैलिटी यानी श्राप को खत्म करना चाहता था और कॉपले ने उससे वादा किया था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी इस श्राप को खत्म करने में मदद करवा सकता हूँ। एंडी दुख में हिल भी नहीं पा रही थी और जब बुकर ने ये फील किया कि एंडी के जख्म तो ठीक भी नहीं हो रहे तो वो समझ गया कि एंडी की इमोर्टल पावर्स खत्म हो चुकी हैं और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और पछतावा भी, क्योंकि उसने अपनी लालच में दूसरों के साथ बहुत नुकसान कर दिया था, स्पेशली एंडी के साथ, क्योंकि एंडी अब किसी भी वक्त मर जाती। इससे पहले कि वो कुछ भी ठीक कर पाता, यहाँ पर उस साइंटिस्ट के लोग आकर इन्हें भी पकड़ लेते हैं। यहाँ ये साइंटिस्ट इन लोगों को पकड़ने के बाद कॉपले से कहता है कि हम इन लोगों को तब तक पकड़ कर रखेंगे जब तक हम इनके जरिए खुद वो दवा तैयार न कर लें जो इंसानों को इमोर्टल बना दे। यहाँ इस लालची साइंटिस्ट की बातों से कॉपले को अंदाजा हो जाता है कि ये साइंटिस्ट इंसानों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो तो अपनी कंपनी को बढ़ाने के बारे में ही सोच रहा है बस। और अब कॉपले को भी अपनी गलती का अंदाजा हो गया था, क्योंकि ये साइंटिस्ट उन इमोर्टल्स को टॉर्चर भी कर रहा था। इससे पहले कि कॉपले सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचता, यहाँ पर उस साइंटिस्ट का ही एक आदमी कॉपले को बेहोश कर देता है। काफी देर बाद जब कॉपले को होश आता है तो उसके सामने नाइल थी, जो पहले अपने इमोर्टल्स के ग्रुप को छोड़ के चली गई थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि वो दुनिया वालों से बहुत अलग है और वो अपने जैसे लोगों के दरमियान यानी इमोर्टल्स के दरमियान ही एक अच्छी लाइफ गुजार सकती है। जब तक उसे एहसास हुआ और वो यहाँ पर वापस आई तो उसे पता चला कि तब तक तो सभी इमोर्टल्स को साइंटिस्ट ने पकड़ लिया था। वो जानती थी कि सबके पीछे कॉपली का हाथ है, इसीलिए वो कॉपली को गन पॉइंट पे ले लेती है।
यहाँ पर कॉप्ले उसे बताता है कि मेरा भी कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं तो इंसानों की भलाई चाह रहा था, जैसे सारे इमोर्टल्स चाहते हैं। वो सदियों से इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। नाइल भी तो यही चाहती थी। वो अब कॉप्ले के साथ मिलकर इमोर्टल्स को बचाने का फैसला करती है और कॉप्ले की मदद से साइंटिस्ट की लैब के अंदर जाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ घुसते ही नाइल धड़ाधड़ यहाँ की गार्ड्स को शूट करते हुए अंदर की तरफ चली जाती है और जो और निकी को आजाद करवा लेती है। इससे पहले कि वो दूसरे रूम में जाकर एंडी को भी बचा लेती, यहाँ पर वो खुद साइंटिस्ट आ जाता है जिसने एंडी के ऊपर गन पॉइंट कर ली थी, क्योंकि वो जान गया था कि एंडी अब इमोर्टल नहीं रही। ये देखते हुए एंडी और नाइल दोनों मिलकर उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। साइंटिस्ट को मारकर उससे गन छीनने के बाद नाइल उसे लेकर विंडो से जंप कर देती है। ये लोग कई मंजिलों से नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट तो मारा जाता है, लेकिन नाइल मरकर भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं और जाकर अपनी इमोर्टल्स की टीम के साथ मिल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी इमोर्टल्स मिलकर बुकर को उसकी गद्दारी के लिए सजा देते हैं कि वो अब पूरे 100 साल तक उनसे नहीं मिल सकता। बुकर सबको बाय कहता है और एंडी से बाय कहते हुए उसका दिल बहुत ज्यादा भारी हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एंडी ने अपनी इमोर्टलिटी खो दी है और शायद जब वो 100 साल बाद आए तो एंडी उसे मिल ही ना पाए। यहाँ दिखाया जाता है कि इमोर्टल्स कॉप्ली के साथ मिलकर नाइल की झूठी मरने की खबर सबके अंदर फैला देते हैं, जिसके बाद ऑफिशियली नाइल इनके ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। पता चलता है कि कॉप्ली अब इनका मैनेजर बन गया था। वो इनके लिए नए मिशन ढूंढ कर लाने वाला था और पुराने इनके सभी रिकॉर्ड्स मिटाने का काम करने वाला था। यहाँ एंडी ये जानते हुए भी कि वो अब कोई मिशन करेगी तो मर जाएगी, फिर भी अपने इमोर्टल साथियों के साथ सभी लोगों की भलाई करने के लिए तैयार थी। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मूवी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट कि बुकर जब शराब के नशे में अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर क्विन उसका इंतजार कर रही थी। क्विन यानी वही इमोर्टल लड़की जो कई हजार साल पहले एंडी की साथी हुआ करती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्विन जो 500 सालों से पानी के अंदर थी, डिस्कॉर्ड नामी एक औरत अपनी बड़ी सी शिप के जरिए उसका कॉफिन बाहर निकलवा लेती है, जिसके अंदर से 500 साल बाद भी क्विन जिंदा निकलती है। सीन कट होता है और हमें एंडी के पूरे ग्रुप को दिखाया जाता है जो अपने एक मिशन पे थे। इन लोगों को एक पैलेस पर हमला करके एक बहुत ही बड़े आदमी को मारना था जो माफिया गैंग था। उसके लिए सबसे पहले निकी और जो फ्रंट गेट के सामने आने वाले सभी गार्ड से लड़ते हैं और यहाँ पर लड़ाई करते हुए निकी का थंब भी कट के गिर जाता है, लेकिन निकी लड़ाई के बाद अपना थंब उठाकर अपने हाथ पर वापस लगा लेता है और उसकी मोर्टल पावर्स उसके हाथ को पहले जैसा कर देती है। अब एंडी के साथ साथ कॉप्ले उस घर के अंदर घुस जाता है, जबकि साहिल की तरफ से नाइल भी बोर्ड के अंदर बैठी हुई सभी गार्ड्स को शूट करते हुए अपनी बोर्ड को इसी पैलेस की स्टेयर्स के साथ क्रैश कर देती है और वो भी अंदर आ जाते हैं। यहाँ ये लोग सभी गार्ड से लड़ते हैं और आखिर उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जिसे इन्हें मारना था। उन्हें मारने के बाद वो यहाँ से कुछ वेपन्स इकट्ठे करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि नाइल को एक वीएन आता था, जिस वीएन में वो हमेशा देखती थी कि कोई और इमोर्टल एक लाइब्रेरी में से कुछ बुक्स चुरा कर जा रही है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है क्वीन जो कि इस टाइम बुकर के अपार्टमेंट में थी, वो बुकर को बेहोश करके अपनी एक सीक्रेट जगह पर ले आती है और उसे टॉर्चर करते हुए उससे एंडी और उसके साथियों के बारे में पूछती है। तो बुकर बताता है कि मुझे उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो 6 महीने पहले ही मुझे अपने ग्रुप से निकाल चुके हैं। वो यहाँ क्वीन से ये भी सवाल करता है कि तुमने मुझे कैसे ट्रैक किया, तो क्वीन उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, हमेशा नशे में रहते हो, तुम्हें ट्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं। अब बुकर क्वीन से पूछता है कि तुम एंडी को ढूंढना क्यों चाहते हो, तब क्वीन उससे बताती है कि मैं और एंडी हमेशा साथ रहे, लेकिन फिर जब मुझे मुसीबत आई तो एंडी भाग गई मुझे छोड़कर। मैं 500 सालों तक उस पानी में तड़पती रही और एंडी अपनी लाइफ एंजॉय करती रही। मुझे उन सब सवालों का जवाब चाहिए एंडी से, मुझे अपना बदला चाहिए एंडी से। यानी एंडी की सबसे अच्छी दोस्त क्वीन ही अब एंडी की दुश्मन बन चुकी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंडी का ग्रुप अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए कुछ देर की ब्रेक लेने का और एक दूसरे से दूर जाने का डिसाइड करते हैं। यहीं फ्रांस में जो निकी से कहता है कि मुझे कुछ टाइम अपने साथ अकेले में गुजारना है। निकी जो की बात मान जाता है, हालांकि वो जानता था कि जो झूठ बोल रहा है और आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए वो नाइल के साथ मिलकर उसका पीछा करता है और आखिर इन्हें मालूम होता है कि अपने ग्रुप से छुपकर जो हमेशा बुकर से मिला भी करता था और उसकी मदद भी किया करता था। ये जानते हुए निकी जो के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या जानते नहीं हो उसी ने हमारी जानें दांव पर लगाई थी। ये लोग बहस कर रहे होते हैं कि तभी नाइल घबराई हुई आकर इन्हें बताती है कि वो भी बुकर को चेक करने के लिए उसके अपार्टमेंट में गई थी, जहाँ पर उसे बुकर तो नहीं मिला पर दीवारों पे खून के निशान बुकर के खतरे में होने के सबूत थे। यहाँ कोरिया में एंडी और कोपले जाकर टुआ नामी एक इमोर्टल इंसान से मिलते हैं, जिसके बारे में एंडी पिछली कई सदियों से जानती थी, पर क्योंकि टुआ ने इनके ग्रुप का हिस्सा बनने से मना कर दिया था, इसीलिए ज्यादा एक दूसरे की खबर अब इन्हें नहीं होती थी। इस टाइम भी वो उससे खास बात करने के लिए आई थी। उसे लगता था कि नाइल के ख्वाब में जो लाइब्रेरी आती है वो टुआ की ही है। उसके कहने पर टुआ उसे उस लाइब्रेरी में ले जाता है
जहाँ सच में इमोर्टल्स पर लिखी सदियों पुरानी किताबें गायब थी, जिसका मतलब नाइल जो ख्वाब जो वियन दिखती थी वो सच थे। तो आप बताता है कि काम डिस्कॉर्ड का है जो इस दुनिया की सबसे पुरानी इमोर्टल थी। वो बताता है कि मैं और डिस्कॉर्ड दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे और इमोर्टल्स पर रिसर्च करते थे। जो करते हुए ही वो भी एंडी और क्विन तक पहुंचे थे जब एंडी और क्विन को क्रिश्चियंस फांसी दे रहे थे। तो आप बताती है कि मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता था। मैंने डिस्कॉर्ड की मिन्नतें भी की कि उनकी मदद करते हैं, पर वो मुझे जबरदस्ती वहां से ले आई। चाहते चाहते भी मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं तुम्हें तो बचा गया, लेकिन क्विन के लिए कुछ ना कर सका क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसे ये लोग पानी में फेंक चुके थे। उस टाइम के बाद से डिस्कॉर्ड ने अपना सारा टाइम, पैसा और ताकत इकट्ठा करने में लगा दिए जो उसे दुनिया के जुल्म से बचाने में मदद करे, क्योंकि वो सभी इमोर्टल्स को स्टडी करते हुए ये जान गई थी कि इंसान कभी भी इमोर्टल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका भी वही हाल होगा जो एंडी और क्विन का हुआ। इसीलिए उसने एक हथियार बनाने वाली कंपनी के साथ हाथ मिला लिया और वो सारी बुक्स भी उसने अपनी ही मदद करने के लिए चुराई थी। अब एंडी टॉक को बताते हैं कि मेरी इमोर्टल पावर्स खत्म हो चुकी हैं और इसके बारे में जरूर डिस्कॉर्ड जानती होगी। बातें करने के बाद ये लोग जब टॉक के घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि पूरी टीम उनका पहले से इंतजार कर रही थी, क्योंकि बुकर ने एंडी से मिलने की रिक्वेस्ट की थी। सजा के बावजूद भी एंडी मिलने का फैसला करते हुए उसे बुला लेती है और बुकर उसे क्विन का लिखा हुआ नोट देता है जिसमें क्विन उसे उनकी पुरानी स्पेशल जगह बुला रही थी। इस लेटर को देखकर एंडी की एक्साइटमेंट, खुशी, डर, गिल्ट सभी इमोशंस एक ही टाइम में मिक्स हो जाते हैं और वो क्विन से मिलने के लिए भाग जाती है। नाइल भी उससे कहती है कि मुझे साथ ले जाओ, मैं मुश्किल में मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। रास्ते में एंडी को वो दिन याद आ रहे थे जब क्विन और वो एक साथ थी। कितना मुश्किल वक्त था, आसपास का सब जल रहा था और एंडी जब बचकर भागी थी अपनी जान बचाने के लिए तो उसे एक आदमी का मर्डर भी करना पड़ा था। ये लोग अब गैस स्टेशन पर उतरकर अपना हुलिया ठीक करते हैं और एंडी नाइल से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं क्विन मुझसे नफरत ना करने लगी हो। आज मैं इतनी डरी हुई, इतनी नर्वस हूँ, ऐसे उसके साथ में नहीं हुआ करती थी। क्विन को शायद ये वाली एंडी अच्छी ही ना लगे। खैर अगले दिन ये लोग इटली में जाकर क्विन से मिलते हैं, जबकि नाइल छुपकर इन्हें देखती रहती है। एंडी क्विन से माफी मांगती है कि वो बहुत कोशिशों के बाद भी एंडी को ढूंढ नहीं पाई। यहाँ एंडी उससे उनकी टीम ज्वाइन करने को भी कहती है जहाँ वो इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो क्विन ये कहते हुए मना कर देती है कि मुझे अब इंसानों के लिए कुछ नहीं करना, स्पेशली उस सब के बाद जो कुछ इंसानों ने मेरे साथ किया। अब क्विन एंडी से उस ग्रुप को उसके लिए छोड़ने को कहती है और जब क्विन फील करती है कि वो क्विन के लिए ये भी नहीं कर सकती तो वो नाराज होकर वहां से जाने लगती है। एंडी उसका पीछा करती है। नाइल भी एंडी के पीछे भागने की कोशिश करती है तो एंडी उसे इशारा करके रोक देती है। नाइल एक बार रुकी हुई थी जब उसने बिल्डिंग से निकलती डिस्कॉर्ड को देखा। उसे याद आ गया ये वही औरत है जो उसके विजन्स में आती है। वो ये बात जाकर फौरन एंडी को बताना चाहती थी, जहाँ जाकर उसने देखा कि एंडी को इनको रोकने के चक्कर में इन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों ही एंशिएंट मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट थी, तो लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही थी। दोनों का ही डिफेंस इतना अच्छा था कि आपस में किया हुआ एक भी अटैक इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इसी टाइम पर नाई एंडी को रोकती है और बताती है कि मैंने अपनी ख्वाब वाली औरत को यहीं देखा है। वो उसकी तरफ इशारा करती है और एंडी भी पीछे की तरफ देखती है, जहाँ डिस्कॉर्ड अभी भी खड़ी हुई इन्हें लड़ता हुआ देख रही थी और बस इन्हें स्माइल पास करके वो यहाँ से आगे निकल जाती है। अब क्विन एंडी को बताती है कि डिस्कॉर्ड वही है जिसने उसे पानी से निकाला 500 साल बाद, इसलिए अब वो डिस्कॉर्ड की साथी बन चुकी है। इस बात पर दोबारा इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान क्विन एंडी के गले से उसका वो लॉकेट खींच लेती है जो पास्ट में क्विन ने उसे गिफ्ट दिया था। जिसके बाद क्विन यहाँ से बाहर निकल गई। एंडी ने उसका पीछा भी करने की कोशिश की लेकिन वो उसके हाथ नहीं आई। यहाँ नाइल डिस्कॉर्ड का पीछा करते हुए एक चर्च में पहुंच गई और डिस्कॉर्ड ने उसे बताया कि मैं यहाँ उस टाइम से हूँ जब जीसस को इन्होंने क्रूसिफिक्स पर लटकाया था। हालांकि वो भी यहाँ इंसानों की हेल्प करने आए थे, फिर भी इन सब ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। पागल हो तुम सब भी और तुम्हारी ग्रुप लीडर एंडी भी, जो इंसानों की मदद करने में लगी हुई है। हालांकि इंसानों ने तुम्हें देना कुछ भी नहीं है। वो अब नाइल को ये भी बताती है कि तुम्हारा और मेरा कनेक्शन किसी तरह से मिलता है, जिसे प्रूफ करने के लिए वो अपने बाजू पर बना बर्थ मार्क भी दिखाती है। वो कहती है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम इस दुनिया की आखिरी इमोर्टल हो जैसे मैं पहली, और ये निशान इसी को जाहिर कर रहे हो। अब एंडी और उसकी पूरी टीम दोबारा मिल जाती है और ये लोग अपने साथ होने वाले सभी इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। कुछ टाइम बाद हम टोआ और बुकर को देखते हैं जो इमोर्टल्स के बारे में लिखी हुई प्रेडिक्शंस को पढ़ रहे थे। टोआ बुकर से पूछता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बुकर ने बोला हाँ, जब ये लोग नाइल को रेस्क्यू कर रहे थे तभी नाइल ने एंडी के ऊपर हमला किया था।
ट्वा अब सारी नॉलेज के जरिए ये पता चला लेता है कि नाइल के पास वो ताकत है जो किसी की भी इमोर्टैलिटी छीन सकती है, और मुझे डर है कि डिस्कॉर्ड उसका गलत इस्तेमाल करेगी सभी इमोर्टल्स को खत्म करने के लिए। वो ये भी बताती है कि नाइल से जख्मी होने के बाद कभी भी इमोर्टल मरने से पहले अपनी इमोर्टैलिटी किसी और को भी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। खैर, अब सुबह में बुकर एंडी के पास आता है और कहता है कि मैं जाने वाला हूँ अपनी सजा पूरी करने के लिए, लेकिन एंडी उसे यहाँ रोक लेती है क्योंकि अब खतरे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और इन्हें बुकर की जरूरत थी। जहाँ एयरपोर्ट पर क्वीन अभी भी डिस्कॉर्ड को भड़काने में लगी हुई थी कि तुम्हें एंडी और उसकी टीम से बदला लेना चाहिए। क्वीन ने जवाब में कहा, सिर्फ एंडी से ही नहीं, मुझे दुनिया वालों से भी बदला लेना है। और ये बात भी डिस्कॉर्ड उसकी मान लेती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। सीन कट होकर इंडोनेशिया की न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर हम एक ट्रक को देखते हैं जिसे गार्ड्स अंदर जाने से रोक रहे थे, इसीलिए इस ट्रक पर गार्ड शूट भी करते हैं, लेकिन वो ट्रक गेट को तोड़कर अंदर चला जाता है और इसी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि ब्लास्ट की वजह से अंदर का ड्राइवर मर गया होगा, पर असल में ड्राइवर क्वीन थी जो दोबारा जिंदा हो गई और बाहर निकलकर उसने गार्ड्स पर हमला कर दिया। उन्हें मारने के बाद वो यहीं के छोटे छोटे व्हीकल्स लेकर डिस्कॉर्ड के साथ इस फैसिलिटी के अंदर चली गई और अंदर जाते ही बिना रहम किए वो यहाँ के सभी गार्ड्स को मारने लगी। सीन कट होकर हमें बुकर और नाइल को दिखाया गया। नाइल बुकर से ट्रेनिंग ले रही थी जबकि ट्वा भी इनकी इस ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। ये तीनों बहुत ही बेहतरीन लड़ रहे थे और ट्वा बताता है अपनी इन्हीं स्किल्स के जरिए हम में से एक अकेला आदमी भी 10 लोगों को अकेला हराने के लिए काफी है। इसी लड़ाई के दौरान बुकर को नाइल के स्वॉर्ड से चोट लग जाती है जिसे ये लोग ध्यान में ही नहीं लाते क्योंकि इनकी चोट तो इमोर्टल पावर्स की वजह से ठीक हो जाया करती थी। पर अब की बार बुकर ट्वा को चुपके से दिखाता है कि उसकी चोट अभी नहीं हो रही थी, जिसका मतलब ट्वा की थ्योरी ठीक थी। नाइल जिसको जख्मी करेगी उसकी इमोर्टल पावर्स चली जाएंगी और अब बुकर की इमोर्टल पावर्स भी जा चुकी थी, जिसे अब बुकर सबसे छुपाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कॉपले इन सब की अर्जेंट मीटिंग बुलाता है और इन्हें इंडोनेशियन बेस पर होने वाले हमले की फुटेज दिखाता है। क्वीन की टीम ने पूरी बेस पर हमला कर लिया था और जगह जगह न्यूक्लियर बॉम्ब इंस्टॉल करवा लिए थे। ये सब जानते थे कि ये क्वीन और डिस्कॉर्ड का उन्हें पकड़ने के लिए एक ट्रैप भी हो सकता है, पर अब वहां जाने के अलावा कोई और इनके पास ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए अपने बाइक्स लिए ये जल्द ही मिशन की जगह पहुंच जाते हैं। कॉपले बाहर रहकर बिल्डिंग को स्कैन करते हुए सबको आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रहा था। ये लोग जल्द ही बॉम्ब तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दे, यहाँ बहुत से लोग इन पर हमला कर देते हैं। गोलियां चलाने का ऑप्शन था इनके पास, लेकिन इन्होंने चलाई नहीं क्योंकि गोलियां चलाकर यहाँ पे मौजूद पहले से ही बॉम्ब्स के ब्लास्ट होने का खतरा था। इसीलिए ये अपनी तलवारें और चाकू निकाल लेते हैं बाकी सभी को मारने के लिए। इस लड़ाई के दौरान कोई पीछे से गोली चला देता है जो निकी के सर पर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। कुछ देर में जो उठवा आकर उसे उठा लेते हैं और ये लोग कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं, जहाँ पाँव रखने पर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसके बावजूद भी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। कंट्रोल रूम में इनका सामना होता है डिस्कॉर्ड के बहुत सारे गार्ड्स से, जिन सभी से ये लोग लड़ लड़ कर इन्हें मारने की कोशिश में लग जाते हैं। एकदम से बाहर का दरवाजा लॉक हो जाता है और यहाँ कमरे में नाइट्रोजन गैस फैलने लग जाती है, जिसकी वजह से ये लोग फ्रीज हो जाते हैं। इनके फ्रीज होते ही डिस्कॉर्ड के लोग यहाँ आकर उन्हें उठा कर ले जाते हैं और इस सब का मतलब हमें समझ आता है कि ये सच में एक ट्रैप था। यहाँ दो लोग एंडी को पीछे से पकड़ लेते हैं और एंडी को अपनी टीजिंग गन से टीजी कर रहे होते हैं, तो उसे बचाने के लिए नाइल दूसरे ब्रिज से जंप करते हुए उसके ब्रिज पर आने की कोशिश करती है, पर अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाती और नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरने पर बहुत सा मलबा उसके ऊपर गिर जाता है और वो किसी को दिखाई नहीं देती। एंडी जल्दी गार्ड्स को हराकर नाइल को ढूंढने की कोशिश करती है तो वो उसे नजर ही नहीं आती। बाहर कॉपले जो इन सब पर नजर रखे हुए था, उसे भी अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस होने लगा। उसने गन निकाल ली और आहट महसूस होने पर गन चलाई तो पीछे से उसकी एक ही गोली से 2 लोग मर गए, लेकिन खतरा नहीं टला क्योंकि बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे उसे पकड़ने के लिए, जिसके बाद कॉपले को भी इन लोगों ने पकड़ लिया। अंदर एंडी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने सबको आवाज लगाई लेकिन कोई भी अब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। यहाँ पर अब 4 और लोग उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और वो उनसे लड़ ही रही होती है कि तभी यहाँ पर बुकर आकर इन सबको रोक देता है। इतनी ही देर में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से चीजें गिरकर इनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और इन्हें एक अंदर की तरफ बने चैम्बर की तरफ जाना पड़ता है। अंदर आते ही ये लोग यहाँ के कैमरास तोड़ने लग जाते हैं क्योंकि एंडी जानती थी डिस्कॉर्ड इन पर इन कैमरास की वजह से ही नजर रखे हुए है। यहाँ आते ही वो एक अजीब सी चीज नोटिस करती है कि अब
उसके सारे जख्म दोबारा से हील होने लगे थे। वो इसके बारे में एंडी को बताती है तो एंडी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी इमोर्टैलिटी दे दी है। पहले तो उसे बुकर की बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन पर दूसरे गार्ड्स ने हमला किया तो एंडी को उनसे लड़ते हुए एक गहरी चोट आई, जो भी कुछ ही सेकंड बाद ठीक हो गई। और अब उसे बुकर पे यकीन आ गया कि वो सच कह रहा था। लेकिन इस चीज की उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे बुकर की कुर्बानी पर दुख होने लगा। बाहर की तरफ से और ज्यादा गार्ड्स एंडी को पकड़ने के लिए आ रहे थे। इससे पहले कि वो एंडी के पास चले जाते, बुकर उस चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है और सभी गार्ड्स को रोक लेता है उनसे लड़ने के लिए। एंडी इस गेट को तोड़ने के लिए, बुकर को बचाने के लिए बहुत सी गोलियां भी चलाती है, पर अब कोई फायदा नहीं था। बुकर अकेला ही उन सब से लड़ रहा था और ये सारे बुकर पर धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे। एंडी जानती थी कि अब बुकर मर जाएगा और इसीलिए वो फूट फूट कर रो देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाइल मलबे के नीचे से निकलकर एक दूसरे चैम्बर में आ जाती है जहाँ क्विन उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ आते ही नाइल क्विन को ये बताने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन क्विन को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और क्विन उसके ऊपर हमला कर देती है। अपने आप को बचाने के लिए नाइल भी अच्छे से उसके ऊपर वार करती है और इन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद नाइल क्विन के पेट को स्टैब करने में भी कामयाब हो जाती है और नाइल के हमले की वजह से क्विन की इमोर्टैलिटी भी चली जाती है। इतनी देर में पीछे से डिस्कॉर्ड आकर नाइल के दिल पर हमला करके उसे भी गिरा देती है, जिसके बाद डिस्कॉर्ड उसे भी लेकर यहाँ से चली गई। एंडी जो अपनी पूरी टीम को ढूंढ रही थी, वो एक चैम्बर में आई जहाँ क्विन बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब था जिसका ट्रिगर इस टाइम क्विन के हाथ में था। क्विन ने एंडी के यहाँ आते ही कुछ लफ्ज बोले जो उसकी लाइन एंडी ने पूरी की। ये नोटिस करते हुए कि एंडी क्विन को कभी नहीं भूली थी, क्विन वो बॉम्ब साइड पे रख देती है। इधर ही एंडी ये भी नोटिस कर लेती है कि क्विन के पेट से बहुत ज्यादा खून आ रहा था, जिसका मतलब था कि वो भी अब इमोर्टल नहीं रही। ये देखते हुए उसे बहुत ही ज्यादा डिस्कॉर्ड पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे बदला लेने की ठानती है और तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो समझ गई कि डिस्कॉर्ड सबको लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से जा रही है, जिन्हें पकड़ने के लिए वो बाहर भी आती है और अपनी एक्स को उड़ाते हुए वो उसके जरिए हेलीकॉप्टर के साथ भी लटक जाती है। लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल हो रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ नहीं पाई और ऊपर से पायलट ने भी अपनी गन से शूट करते हुए उसे दोबारा बिल्डिंग पे गिरा दिया। नीचे गिरते ही एक हेलीकॉप्टर यहाँ से चला जाता है और दूसरा हेलीकॉप्टर जिसके अंदर डिस्कॉर्ड थी वो उसके करीब आता है। डिस्कॉर्ड उसे उसके ग्रुप में आने को कहती है। एक मिनट के लिए एंडी मान में जाती है और हेलीकॉप्टर जैसे ही एंडी के पास आता है तो वो उसमें से डिस्कॉर्ड को पकड़कर नीचे खींच लेती है। ये देखकर डिस्कॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पायलट से कहती है तो मेरा यहीं पे इंतजार करना, और नीचे एंडी से लड़ना शुरू कर देती है। दोनों ही लड़ाई में काफी माहिर थे, इसीलिए लड़ाई काफी अच्छी चल रही थी और इसी दौरान एंडी डिस्कॉर्ड को जख्मी करने में भी कामयाब हो जाती है और नोटिस करती है कि डिस्कॉर्ड के जख्म खुद से हील नहीं हो रहे। उसे पता चल जाता है कि डिस्कॉर्ड की इमोर्टल पावर्स जा चुकी हैं और इसीलिए वो इनकी टीम को ढूंढ रही थी ताकि उनमें से किसी एक की इमोर्टल पावर्स से वो अपने आप को इमोर्टल बना सके। डिस्कॉर्ड बताती है कि एक नाइल ही है जिसकी पावर्स से किसी भी एक इंसान की इमोर्टल पावर्स को दूसरे इंसान के अंदर डाला जाता है, इसीलिए वो सबसे पहले नाइल को ही ट्रैक करने लगी थी। ये सारी बातें बताते हुए वो पीछे से एंडी को स्टैब करके अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर चली जाती है और एंडी जख्मी हालत में बैठी हुई अपने आप से ये वादा करती है कि वो अपने साथियों को रेस्क्यू करके रहेगी। कुछ अर्से बाद हमें एंडी को टोआ की लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सर्च कर रही थी कि वो अपने साथियों को कैसे बचाए और डिस्कॉर्ड तक कैसे पहुंचे, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी खास नहीं मिलता। दिखाया जाता है कि इस सारे टाइम के दौरान वो क्विन की भी मदद कर रही थी उसका इलाज करते हुए और यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। क्विन को भी समझ आ गई थी कि डिस्कॉर्ड ने उसका गलत इस्तेमाल किया था, इसीलिए अब अपना बदला लेने के लिए वो भी एंडी के साथ मिल जाती है एंडी की टीम को रेस्क्यू करने के लिए। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि ये दोनों डिस्कॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार थी और आगे क्या होने वाला था इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।